हेलो एवरीवन, कल हमने सेक्शन 9 और 10 को कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 11 को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 11 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है प्ली ऑफ एलिबाई की। इस सेक्शन को आप प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है कि प्ली ऑफ एलिबाई कौन से सेक्शन में डिफाइन है, या आप उसके कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो इन वन वर्ड प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसमें आगे हम पढ़ लेंगे। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब ये होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग देखे तो एल्सवेयर होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं कहीं और उपस्थिति, और अगर बेरेक की लैंग्वेज में बोले तो अनियंत्रितता का तर्क, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? कहीं और उपस्थिति को शो करने के बारे में बात करता है। तो चलिए सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन में लिखा है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट्स, यानी कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। ऐसे फैक्ट जिन्हें वैसे तो रेलिवेंट नहीं माना गया नॉर्मली, लेकिन कब रेलिवेंट माना गया है, ये उस सेक्शन के बारे में, ये उस फैक्ट्स के बारे में बात करता है। नॉर्मली तो बहुत सारी चीजें केस से कनेक्ट होती हैं, जैसे कि रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू हमने जो अभी तक पढ़ा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कनेक्ट दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है बट फिर भी वो रेलिवेंट मान लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। और यही बात उनको रेलिवेंट बना रही है कि कुछ तो अलग हो, ये जो कुछ इनकंसिस्टेंट हो रहा है ये अलग क्यों निकल के आ रही है बात, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम एलिबाई का जो ये है डॉक्ट्रिन है, इसको समझना पड़ेगा कि ये एलिबाई है क्या। तो मैंने आपको बताया ये एलिबाई क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ए पे किसी क्राइम को करने का चार्ज लगा है ना। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। अब ये कहता है कि मैं तो जिस दिन ये मर्डर हुआ था मैं तो उस दिन यहाँ था ही नहीं, मैं तो कलकत्ते में था। अब यहाँ पर उसकी ये बात कब मानी जाएगी सही, जब वो कलकत्ते में यानी कलकत्ता में अपनी प्रेजेंस को प्रूव कर दे, साबित कर दे। इसको समझने के लिए आपने टार्जन मूवी देखी होगी। टार्जन मूवी में जो जहां पे वो काम करता था, तो वहां का जो भी था मालिक, उसने आकर के बताया ना कि जिस दिन जी एक्सीडेंट हुआ जितने बजे उस टाइम तो ये मेरे पास बैठा था। तो दैट इज सेम थिंग कि आप उस चीज को साबित कर दें, तभी आपको इस प्ली ऑफ एलिबाई का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इस बात का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। एक केस था मुंशी प्रसाद वर्सेस बिहार 2001। इस केस में क्या हुआ, एक्यूज्ड की स्टेटमेंट थी कि जिस टाइम इंसिडेंट हुआ उस टाइम तो मैं वहां किसी मीटिंग में बैठा था 400 से 500 मीटर की दूरी पर। कोर्ट ने डिसाइड किया कि उस मीटिंग में क्राइम करके वापस बैठना भी बहुत इजी था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, डिस्टेंस कितना था। तो इस केस में उसको बेनिफिट नहीं मिला प्ली ऑफ एलिबाई का। कोर्ट ने उसको नहीं माना क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं था, डिस्टेंस बहुत कम था, ठीक है। एक दूसरा केस ये था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगार 1978 का, काफी फेमस केस था ये। इसमें क्या था, इसमें अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये समझने की है कि अगर कोई एक्यूज्ड अपने बचाव में एलिबाई को प्रूव नहीं कर पाता, यानी अपनी प्रेजेंस को प्रूव नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है, ठीक है ना, बल्कि उसको गिल्टी करने का जो वो है बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ को याद रखना है, वो प्रोसिक्यूशन पर रहेगा ऑलरेडी, कि जैसे वो पहले कर रहा था उस साबित करना, वैसे ही वो करे तब तक। अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि वहां पर एक्यूज पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन पे रहेगा कि आप उसको गिल्टी प्रूव करो। जब तक वो प्रूफ नहीं करेगा तब तक कि वो फ्री रहेगा, ठीक है ना। फ्री इन द सेंस कि उसके ऊपर उतना ज्यादा कोई चार्ज नहीं लगेगा कि जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। प्रोसिक्यूशन जैसे कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग उसको करना होगा, ठीक है। एक दूसरा केस था, दूसरे केस में कोर्ट ने ये कहा सत्यवीर वर्सेस स्टेट ऑफ इलाहाबाद 1958 का केस था। कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं हो जाएंगे तब तक आप क्या ना करेंगे, तब तक आपको प्ली ऑफ एलिबाई का बेनिफिट किसी भी फॉर्म में नहीं मिल सकता, ठीक है ना। सिर्फ एक ही केस था जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, एक केस इन द सेंस आप याद रख सकते हैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, क्योंकि अपोजिट बात ज्यादा पूछता है, सीधी सीधी बात को उसमें एग्जाम में कई बार पूछता नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। ये 3 केस मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों केस में
में जो इम्पोर्टेंट समझने की बात है वो यही है, बेनिफिट इसका किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। जब बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफर हो जाता है यानी दूसरे पे चला जाता है, तब केस की जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इफ बाय देमसेल्फ और इन द कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ठीक है ना, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे फैक्ट को भी एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है जो अपने आप में तो रेलिवेंट हो रहा है, या फैक्ट इन इश्यू रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल कर रहा है या इम्प्रोबेबल कर रहा है डायरेक्ट। जैसे कई बार किसी बात का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तो कोर्ट को उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ अनुमान लगाना पड़ता है, कुछ प्रिज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि एक केस में क्या हुआ था, एक केस में दो लोग एक होटल में आके रुके थे, दो फ्रेंड थे अच्छे। अब जो दो फ्रेंड रुके थे आकर के होटल में, दोनों में से एक का मर्डर हो गया था। तो जब एक का मर्डर हुआ तो वहां पर तो रात में कोई गया भी नहीं था, किसी तरह का कुछ पता ही नहीं था कि कोई आया भी है, जाया भी है, गया भी है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो दूसरा था फ्रेंड, उसी को एक्यूज्ड माना। ये जो सेक्शन है ये मोस्टली कोर्ट के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है, कि डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया जाता है कि जिसको हमने अभी प्रिज्यूम में भी पढ़ा कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम और कोर्ट में प्रिज्यूम और वॉट एवर। तो इन वन वर्ड, प्ली ऑफ एलिबाई इज डिपेंड ऑन द एल्सवेयर, है ना। एल्सवेयर यानी कहीं और उपस्थिति के बारे में आप शो करें, तो यही है इसमें। और इसको याद करने के लिए जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सेक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप ध्यान रखिए, उसके बेस पे आप उसको अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और इसका जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इलस्ट्रेशन में पहला इलस्ट्रेशन यही है कि ए इज द एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, लेकिन वो ये डिसाइड कर देता है ये फैक्ट कि वो उस दिन लाहौर में था जिस दिन क्राइम हुआ। तो यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको बताई, इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल वाली, कि जो संभवतः यही माना जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में लिखा है, यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग ए उस स्थान से जहां की वो क्राइम किया गया था इतनी दूरी पर था कि उसके द्वारा क्राइम का किया जाना पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल उसका पॉसिबल ही नहीं था या पॉसिबल था, अधिसंभाव्य। ठीक है ना, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। तो ये रेलिवेंट है, ये बात रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है ना, वही यही इलस्ट्रेशन दूसरी इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने ये क्राइम कमिट किया, तो उसमें भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो अपराध जो ए बी सी डी किसी में से एक के द्वारा अवश्य किया गया, ये हर फैक्ट जिससे ये डिसाइड होता है कि वो अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया बल्कि उन्हीं में से किया गया, तो ये रेलिवेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने आपको दो फ्रेंड के एग्जांपल दिए। अब दो फ्रेंड की जगह आप चार फ्रेंड भी रख सकते हैं। ठीक है ना, चार फ्रेंड रख सकते हैं। चार फ्रेंड में से जहाँ पे आसपास में जैसे घर में या किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पे उसका मर्डर हुआ या क्राइम हुआ कि आने जाने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी, तो यही तो कोर्ट मानेगा ना कि हाँ भाई तुम ही ने किया होगा, तो दैट इज सेम थिंग। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।